अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास नाइन्थ। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की जो स्टेटमेंट्स हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट्स को समझे बगैर हम इक्वेशंस भी नहीं निकाल सकते और उनको सॉल्व भी नहीं कर सकते। यहाँ की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, मतलब कि एक रेक्टेंगल की बात हुई है। मैं यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल फर्जी सी बना देता हूँ। ये एक रेक्टेंगल है, एक साइड फर्ज कर ले इसकी x है, जो हॉरिजेंटल साइड है उसको आमतौर पर x लिया जाता है और जो वर्टिकल साइड है उसको y लिया जाता है। टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। इससे मुराद ये है कि इस ट्रायंगल की जो साइड्स का जो डिफरेंट है, मतलब जो साइड्स का डिफरेंस है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। इससे मुराद ये है कि इस x और इस y का जो फर्क है, फर्क को हम माइनस से मेंशन करते हैं, वो कितना है, इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब यहां x को पहले मैंने इसलिए लिया है चूंकि मुझे पता है कि x की जो लेंथ है वो ज्यादा है, विड्थ कम है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस किया है, इसलिए x माइनस वाई डाला है। और ये किसके इक्वल है, 3.5 सेंटीमीटर के। उसके बाद फाइंड डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है इस रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं उसको डायमेंशन कहते हैं। अब वो डायमेंशन कौन कौन सी हैं, एक x डायमेंशन है और एक y, मतलब एक साइड x है दूसरी साइड y है। तो मैं दूसरे अल्फाज में यूं कहूंगा कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ आगे एक और शर्त दे रहा है, इट्स पेरीमीटर इज 67। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर एक्चुअली इस रेक्टेंगल की एंटायर लेंथ, जितनी भी टोटल लेंथ है वो इसकी पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर में कितनी साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की, 4 साइड्स हैं। मतलब अगर ये साइड y है तो ये भी कितना होगा, y। अगर ये साइड x है तो ये भी साइड x होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं किसी भी रेक्टेंगल की। अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा। अब ये चारों साइड्स का जो सम है वो पेरीमीटर है। अब चारों साइड्स जमा करें, क्या आती हैं जी, x है प्लस y प्लस x प्लस y, इनको सम अप कर लें। x और x कितने हैं, 2x, y और y कितने हैं, 2y। ये आपका पेरीमीटर बन गया। लेकिन उसने भी एक पेरीमीटर दे रखा है, वो कितना है, 67। लिहाजा मैं अपने इस पेरीमीटर के फार्मूले को किसके इक्वल रखूंगा, 67, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कि ये जो पेरीमीटर है ये किसके इक्वल होगा, 67 के, जो उसने दे रखा है। अब यहां से मैं 2 कॉमन भी ले सकता हूं जी। कॉमन लें तो क्या आता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 67। x प्लस वाई, ये जो 2 है 67 पे डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई, आप ये कैंसिल करें या ये पॉइंट में आ जाएगा 33.5। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब इनको कंबाइन करते हैं, दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। नो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन जी। अब बारी आ गई है कि हम इसको सॉल्व करें। आज क्रैमर रूल को, एक क्वेश्चन हम क्रैमर से करेंगे, एक क्वेश्चन हम इन्वर्जन से करेंगे, ताकि दोनों मेथड से
आप महारत हासिल कर सकें। लो जी, अब मेथड चल रहा है आगे क्रैमर का। सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशंस को अखज़ किया है इस स्टेटमेंट के अंदर से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रैमर के मेथड से। मेथड जौन सा भी हो, चाहे वो क्रैमर हो चाहे वो इन्वर्जन हो, आपने दो इक्वेशंस ज़रूर बनानी है और फिर उन इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स का फॉर्म देनी है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म देने के लिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी आप देखें, मुझे एक बात बताएं, इस एक्स का कोई कोएफिशिएंट नहीं तो कितना है? 1। वाई का कोई कोएफिशिएंट नहीं तो कितना है? 1। इस एक्स का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो कितना है? 1। वाई का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो कितना है? 1। अब इसके मैट्रिक्स बनेंगे। देखें, आपने कोएफिशिएंट्स लेने 1, अगला क्या है? -1, इधर क्या है? 1, वाई का कोएफिशिएंट क्या है? 1। इसका एक मैट्रिक्स बना देना, इसे कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे? मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। अब जिनको हमने छोड़ा था वो वेरिएबल थे। वो कौन कौन से वेरिएबल हैं? एक एक्स है और एक वाई है। तो वो आपने ये कॉमन ले लेने। अब फिर इज इक्वल का साइन आता है, इज इक्वल ले लें। उसके बाद ये वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यू, इसे कहते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। इसे मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। चलिए, चूंकि क्रैमर रूल है हम इसको लेट कर लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है इसको हमने क्या लेट किया है? मैट्रिक्स ए का नाम दिया है। कोई सा भी मेथड चूज करना हो, चाहे क्रैमर यूज करना हो चाहे इन्वर्जन चूज करना हो, तो आपने सबसे पहले इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो सोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो डिटर्मिनेंट से हमें पता चलता है कि सोल्यूशन जो है वो आगे लेके जाना है या नहीं। आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ये देखें, डिटर्मिनेंट का ये साइन है, दोनों तरफ आपने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है। उसके बाद वैल्यूज लिख दें। ये एलिमेंट्स आ गए। और किस तरह सॉल्व करते हैं? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 माइनस, जी इस -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 इंटू 1। 1 इंटू 1 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया। और 1 और 1 कितना होता है? 2। तो ये आया ए का डिटर्मिनेंट। ए के डिटर्मिनेंट का 0 ना आना ये बात वाजे करता है कि सॉल्यूशन आगे चलेगा। अगर ये 0 आंसर आ जाता तो मैं कभी भी आगे मूव ना करता और मैं कहता कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका नॉन जीरो आना इस बात की दलील है कि सॉल्यूशन आगे चलेगा। अब आगे चलिए, हमने दो डिटर्मिनेंट्स और निकाले। क्रैमर रूल में एक डिटर्मिनेंट तो हम निकाल चुके जो बेसिकली हमने निकालना होता है, चाहे वो इन्वर्जन रूल हो चाहे क्रैमर रूल हो, डिटर्मिनेंट तो ए का निकालना ही है। लेकिन यहां पर क्रैमर रूल में D1 और D2 दो डिटर्मिनेंट्स और निकालने। एक का नाम हम रख लेते हैं D1, एक का नाम रख लेते हैं D2। D1 एक्चुअली एक डिटर्मिनेंट का नाम है, D2 भी एक डिटर्मिनेंट है। अब D1 और D2 में फर्क क्या है? तो बात को थोड़ा सा समझने के लिए आप जरा बात पे गौर करना। ये जो 1 है, 1 का मतलब पहला कॉलम इंगेज्ड है या रिजर्व्ड है। 2 का मतलब सेकंड कॉलम रिजर्व्ड है। जिस तरह आप समझ लें कि ये जो स्पेस है ये किसी के लिए बुक हो चुकी है, ये पहला कॉलम बुक हो गया है इस 1 के लिए। अगर 2 लगा हुआ है तो सेकंड कॉलम बुक हो गया है। तो जिसके लिए बुकिंग हुई है वो कौन है? वो ये है, ये इसे कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। तो ये पहला कॉलम इसी मैट्रिक्स का वेट कर रहा है। चलिए हम इसको यहां पर लिखते हैं जी।
लिखिए 3.5 एंड 33.5। इधर D2 का मतलब क्या है कि यहां पर इसी का वेट हो रहा है, मगर सेकंड कॉलम में। उठाइए और यहां पर लिख दीजिए 3.5 एंड 33.5। अब जो यहां पर सेकंड स्पेस है, सेकंड कॉलम की जो जगह खाली है, ये हमने फिल करनी है। तो कहां से ये फिल करेंगे? ये मैट्रिक्स ए से फिल करेंगे। यहां पहला कॉलम रिजर्व हो गया है, लिहाजा ये तो अब नहीं लिखा जाएगा। अब जो बचा सेकंड कॉलम है वो यहां पर हम लिख देंगे। वो क्या है? -1 एंड 1। अब D2 की तरफ आइए। यहां पर ये सेकंड कॉलम ये बुक हो चुका है, इसकी स्पेस यहां पर नहीं बन रही, तो इसके यहां पर किसकी स्पेस बनेगी? पहले कॉलम पर। ये पहले कॉलम की जो ए में मौजूद है, तो वो कौन सा है? 1 1। वो आपने यहां पर लगा देना। इस तरह से D1 और D2 को तरतीब देना है। D1 में पहला कॉलम रिजर्व हो गया है, किस मैट्रिक्स के लिए? मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स के लिए, इसके लिए। D2 में सेकंड कॉलम रिजर्व हुआ है इस मैट्रिक्स के लिए। तो यहां सेकंड जो स्पेस है वो फिल करनी है, मैट्रिक्स ए से एलिमेंट्स लेने, पहले कॉलम वाले नहीं, सेकंड कॉलम वाले लेने आपने। और D2 में फर्स्ट कॉलम में आपने फिल करना है, मैट्रिक्स ए से पहला कॉलम उठा के आपने D2 में रख देना। मतलब जो खाली स्पेस हमने फिल करने के लिए फिर हमने मैट्रिक्स ए का सहारा लेना, इसीलिए मैंने ये 1 और 2 लगाया। अब इसका डिटर्मिनेंट हम ओपन कर लेते हैं। स्टाइल वही है, कैलकुलेट उसी तरह होना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। 3.5 इंटू 1, फिर लगाएंगे माइनस जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू 33.5 से मल्टीप्लाई करें जी। 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3.5 माइनस माइनस प्लस। 33.5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.5 ही आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें, ये कितना आ जाएगा? 33 और में इसमें 3 ऐड कर लें, 36.5 एक पूरा हो जाएगा 37। तो ये बन गया आपका 37। अभी ये D2 आया है। इसी तरीके से हमारे पास अब D1 भी कंप्लीट होने वाला है जी। चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इंटू 33.5 माइनस, अब 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3.5 इंटू 1। 33.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 33.5, माइनस 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3.5। 33.5 में से 3.5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 30 आ जाएगा। ये आपका D2 है। अभी ये डायमेंशंस नहीं आई, अभी ये एक्स वाई की वैल्यूज नहीं आई जो हमने निकालनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि x क्या है। x एक्चुअली D1 को a डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करें तो x आता है, और y कैसे आएगा? D2 को a डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करें तो y आ जाएगा। ये x को फाइंड करने का फार्मूला है, ये y को फाइंड करने का फार्मूला है। अब जब x की वैल्यू उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आप D1 की वैल्यू नहीं निकालेंगे, उसको डिवाइड नहीं करेंगे a के डिटर्मिनेंट पे। y की वैल्यू उस वक्त तक नहीं आएगी जब D2 की वैल्यू को a डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे डिवाइड नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने x की वैल्यू निकालने के लिए D1 का बंदोबस्त किया, a का डिटर्मिनेंट का बंदोबस्त किया, y की वैल्यू निकालने के लिए D2 का बंदोबस्त किया, ये देखें D2 ये, और a डिटर्मिनेंट का बंदोबस्त किया ये। अब वैल्यूज हम पुट करेंगे, x y की वैल्यूज आ जाएगी।
अब D1 की वैल्यू कितनी है 37, ए डिटर्मिनेंट कितना निकाला है 2, 37 को 2 पे डिवाइड करें तो ये कितना आ जाता है 33.6, सॉरी 37 को 2 पे डिवाइड करें कितना आता है 13.5, फिर 18.5, सॉरी 18.5 आएगा। और D2 हमारे पास y की वैल्यू निकालने के लिए D2 हमारे पास कितना है वो है 30, और a डिटर्मिनेंट कितना निकाला है 2। अब जब 2 को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो इस तरह से x और y की वैल्यूज हम निकाल चुके। मतलब ये जो x है, ठीक है, ये जो x है ये हमारे पास आया है 18.5 ये वाली लेंथ, और ये जो y है 15 ये हमारे पास ये वाली विड्थ है। अब आप वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें इन दोनों का फर्क कितना है 3.5। आप देखें 18.5 में से 15 को निकालें तो 3.5 का फर्क आ जाएगा। अब इसका पेरीमीटर चेक करना हो वो 67 कैसे आएगा, आप इसकी चारों साइड्स ऐड कर लें। देखें 18.5, 18.5, 15 और 15, चारों साइड्स ऐड कर लें तो ये 5 और 5 10, 0 लगा 1 कैरी। आप इसको जमा करें 10, 10 और ये 8 8 16, 16 और 10 26 और 1 27, 7 लगे फिर 2 कैरी, 2 3 4 5 6, 67.0 पेरीमीटर भी आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया क्रैमर रूल के साथ। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हुई। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, थर्ड साइड डिफरेंट हो, इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। फर्ज कर लें ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली और इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली, ये अगर एक्स एंगल है तो ये भी क्या होगा एक्स एंगल होगा। क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल और इस साइड का ऑपोजिट एंगल भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। ये थर्ड साइड चूंकि डिफरेंट है तो इसका थर्ड साइड का ऑपोजिट एंगल भी y होगा जो इस x से डिफरेंट होगा, हमने इसका नाम y रखा है। अब उसने कहा थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस, ये पहला दूसरा है, ये आपका थर्ड एंगल है। तो जब उसने कहा थर्ड एंगल तो किसको पुकारा उसने, y को पुकारा है। ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, यानी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहां चूंकि मैं अब इक्वेशंस बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। द थर्ड एंगल इज, थर्ड एंगल किसको कहा है y को, इज का मतलब इक्वल, फिर कहा 16 डिग्री लेस, 16 लेस, लेस का मतलब क्या होता है कम करना। आप किसी शॉपकीपर पे जाते हैं, आप कहते हैं कि एक 100 रुपए की चीज आप कहते हैं 10 रुपए लेस कर दें, तो क्या मतलब है 100 में से 10 को क्या करना है माइनस, लेस। फिर से देखिए स्टेटमेंट जैसे बोलती है अपने वैसे वैसे चलना है। थर्ड एंगल का नाम क्या है y, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड है जो नीचे है, ये थर्ड है जो डिफरेंट है उनसे। द थर्ड एंगल इज, है तो आइसोसेलेस का, बेशक इसको ना पढ़ें। द थर्ड एंगल इज, थर्ड, ये देखिए थर्ड एंगल इज मैं इक्वल को पुकारता हूं, थर्ड एंगल इज, उसके बाद क्या कहा बोले 16 लेस, तो 16 लेस जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा। थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें, 16 लेस, अगर होता 16 मोर तो मैं 16 प्लस करता, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। अच्छा किस में से, देन द, जिसमें से, जाहिर है कोई चीज लेस की जाती है तो किसी बड़ी अमाउंट में से निकाली जाती है। अब हम बड़ी अमाउंट का इंतजार कर रहे हैं कि किस बड़ी अमाउंट में से 16 को लेस किया है, वो आगे हमें स्टेटमेंट हमें बता रही है।
हाँ जी 16 लेस किया, किसमें से? द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। चलें जी, अब इक्वल एंगल कौन से हैं बोलिए? एक एक्स है और दूसरा भी एक्स है, उनके सम में से सम करना है, यानी उन दो एक्स के बीच में साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। फिर से देखिए 16 लेस हुआ, लेस किससे लेस हुआ भाई? कितनी अमाउंट से लेस हुआ? वो अमाउंट दरकार है यहां पे। द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल कौन से? एक्स और एक्स, उनका सम क्या है? उनके बीच में प्लस। तो यहां तक जो इक्वेशन है, यहां तक जो स्टेटमेंट है, वो हमारी मुकम्मल रहनुमाई कर रही है इस इक्वेशन को बनाने में। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे शेप दे लेता हूं। बेटे एक्स और एक्स कितना होता है? 2x, आगे 16 माइनस, मतलब शेप दे रहा हूं मैं। अब इस 2x को, या यूं करें, इस 2x को उठा के इधर ले आए, किसकी हो गई है? -2x। y तो अपनी जगह पे कायम है, 16 भी अपनी जगह पे। माइनस यहां से कॉमन ले लें, क्योंकि कोशिश करेंगे जो पहला एलिमेंट है या पहला जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए नेगेटिव कॉमन ले रहा हूं। तो यहां क्या आ जाता है? x। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की बजाय क्या आ जाएगा? माइनस। उसके बाद -16, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल कर दें। अब यहां पर इक्वेशन हमारे पास बिल आखिर ये सिंपल फॉर्म में आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। सॉरी, यहां पर ये जो 2 हमने कॉमन लिया है, 2 कॉमन तो नहीं आ रहा हमारे पास, ये हमारे पास सॉरी 2x आ रहा है। मैं ये 2x भूल चुका, ये 2x था, यहां पर भी 2x आएगा। तो ये बनेगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। माइनस कॉमन लेके ये 2x तो 2x ही रहेगा, उसके बाद माइनस वाई, चूंकि माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हुआ, ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 आएगा। अब उसके बाद ये तो स्टेटमेंट खत्म हो गई, फाइंड 3 एंगल्स। उसके बाद तो फौरन हमसे एंगल्स की डिमांड कर रहा है, लेकिन हमें तो इक्वेशंस 2 चाहिए होती हैं। आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सब में इक्वेशंस 2 होती हैं, तो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। देखें फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, हमारे पास तो अभी एक इक्वेशन है, स्टेटमेंट उसकी खत्म हो चुकी है। यहां तो दोनों इक्वेशंस जो थी वो स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होती थी। फर्स्ट इक्वेशन के बारे में भी हिंट दिया होता था, सेकंड इक्वेशन के बारे में भी हिंट मिल जाता था, लेकिन अब की बार तो एक ही इक्वेशन के बारे में उसने सारा ब्रीफ किया हुआ है, सेकंड इक्वेशन के बारे में तो कोई खबर ही नहीं है। ऐसी है ना? तो भाई सेकंड इक्वेशन यहां पर बनाने के लिए अब आपको अपने माइंड का सहारा लेना पड़ेगा। क्या? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन हो, सॉरी कोई भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? कितना होता है? 180। कोई भी ट्रायंगल है, वो आइसोसेलेस है, वो इक्विलेटरल है, वो स्केलन है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई सी भी है, वो इक्विलेटरल है, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, कोई सी भी राइट एंगल, कोई भी सी ट्रायंगल हो, सब के एंगल्स का जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है? 180। लिहाजा इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, हालांकि इसका जिक्र नहीं है यहां पे, ये हम खुद से ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहां पे। वी नो, हम जानते हैं क्या कि भाई तीनों एंगल, क्या तीनों एंगल हैं? एक एक्स है, दूसरा भी एक्स है, और तीसरा एंगल वाई है, ये मिलके कितना हो गया? 180। अब यहां से सेकंड इक्वेशन ड्रॉ हो जाएगी। अब ये x और ये x कितना बन गया? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब देखिए कोई 2 कॉमन नहीं आ रहा, मजीद इसको हम सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड इक्वेशन। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन। अब इनको इकट्ठा कर लें, फर्स्ट इक्वेशन को पहले लिख लिया, सेकंड इक्वेशन जो है उसको इसके नीचे लिख लें। क्या आती है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई है? सेकंड। आप इनको दोनों को कंबाइन कर लें, इकट्ठा कर लें। अब ये इक्वेशंस तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं कि इनको सॉल्व किया जाए। अब आपकी चॉइस है
कि क्रैमर रूल से सॉल्व करना है या इन्वर्जन रूल से साबित करना है? जी इन्वर्जन रूल करना है। जी इन्वर्जन रूल करते हैं। उसके लिए स्पेस कम है, मुझे ये रेस करना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलें जी, चलिए अब इक्वेशंस के आने के बाद हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म देनी है। मैट्रिक्स फॉर्म आप यहां पर भी दे सकते हैं या नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। जी मैं इनको दोबारा लिखता हूं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। लो जी, इन मैट्रिक्स फॉर्म आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म दें। भाई x का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर y का कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 है, यहां पर y का कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 है। अब इसके बनेगी मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनेगी? x का कोफिशिएंट लेंगे 2, यहां y का कोफिशिएंट लेंगे -1, इधर x का कोफिशिएंट लेंगे 2, इधर y का कोफिशिएंट लेंगे 1। आप इसको क्लोज कर देंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट में, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। और एक्स वाई जो वेरिएबल थे वो हमने कॉमन ले लिए हैं। इज इक्वल के बाद जो मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है वो हमने सेपरेट कर देना है, 16 180। लेकिन इक्वल का साइन जरूर आएगा, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन है तो यही इक्वल का साइन डबल की बजाय फिर सिंगल आएगा। लो जी, इस मैट्रिक्स का नाम हम लेट कर लेते हैं ए। ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है, इस मैट्रिक्स का नाम जो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल है, यहां कॉमा डालिए, इसका नाम रख लेते हैं हम एक्स वाई। तीसरा जो है उसका नाम हम रख लेते हैं बी, ये आपका बी है। अब ये फार्मूला क्या बना? अब ये तरतीब जरा देखिए, अगर इसका नाम ए पड़ा हो, इसका नाम एक्स रखा हो, इसका नाम बी रखा हो, तो एक इक्वेशन बनती है। कैसे? इसका नाम क्या है टोटल का? ए लिखिए। इसका नाम क्या है? एक्स लिखिए। अब ये ए और ये एक्स आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, डॉट लगा दीजिए। अब उसके बाद क्या आता है? साइन इक्वल का। फिर कौन सा मैट्रिक्स है? इसका नाम क्या रखा हुआ है? बी, तो आप इसका नाम बी रख दिए। मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है, ये एक नई फॉर्म इख्तियार कर चुकी है, सिंपल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। क्या बनती है इक्वेशन? ए एक्स इज इक्वल टू बी। मुझे चाहिए यहां पर एक्स की वैल्यू, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? फाइंड 3 एंगल्स। 3 एंगल्स कौन से? एक एक्स, दूसरा फिर एक्स, तीसरा वाई। इसका मतलब एक एक्स निकल आएगा तो दूसरा एक्स भी वही होगा। तो एक्स की एक वैल्यू आने से कितने एंगल आएंगे? 2, और वाई आने से तीसरा एंगल आ जाएगा। मतलब कि हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एक्स और वाई किस मैट्रिक्स के अंदर है? एक्स मैट्रिक्स के अंदर। इसका मतलब हमने टोटल ये एक्स फाइंड करना है। इसलिए हम कहते हैं कि मिस्टर एक्स यहीं रहे और एक्स के साथ जो उसका कोएफिशिएंट ए है हम उसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकालनी है। अब ए जब दूसरी साइड पे जाएगा बी के करीब, तो मेरा आपसे सवाल है, ये इनवर्स तो बनेगा ही, उल्ट मतलब साइड जब चेंज करेगा इनवर्स तो आएगा ही। लेकिन मेरा ये सवाल है कि वो इनवर्स यहां आएगा या यहां आएगा? पहले आएगा या बाद में आएगा? पहले आएगा। बिल्कुल आपने सही आंसर दिया। पहले क्यों आया? चूंकि यहां पर ए एक्स से पहले था, इधर प्री मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए जब वो इनवर्स होगा दूसरी साइड पे जाएगा तब भी वो प्री मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर x के बाद a मल्टीप्लाई हो रहा होता, अगर, यानी ये वेरिएबल का मैट्रिक्स पहले होता और ये बाद में होता यूं, और फिर मुझे निकालना होता x, तो मैं क्या करता? फिर मैं यही a दूसरी साइड पे लेके जरूर जाता, लेकिन फिर b के बाद मल्टीप्लाई होता इसका इनवर्स। ठीक है? क्योंकि b इंटू ए इनवर्स में और a इनवर्स इंटू b में बहुत फर्क है। इसका आंसर और आएगा, इसका आंसर और आएगा, इसलिए मैं इस बात पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। लिहाजा आप ए इनवर्स
पहले आएगा। चलिए जी, अब इसको हम लेके आगे चलेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जो x है ये क्या है, इसकी जगह इसकी वैल्यू लगाइए, क्या है वो, एक्स वाई इज इक्वल टू, अब ए इनवर्स ये वाला, ए इनवर्स को मैं साइड पे जरा हल कर लेता हूं कि ये किसके बराबर होता है। देखिए जी, ए इनवर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट, आगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है, तो उसके लिए मुझे साइड पे स्पेस चाहिए, मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं। ए डिटर्मिनेंट क्या है, आपने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स ले लेने, 2 - 1 2 1, वही ए मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट लेना जी। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, 2 × 1 - 2 × -1, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस बीच में आना है, यहां याद रखें बीच में माइनस आना है, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 = 2, माइनस माइनस प्लस, 2 × 1 = 2, तो ये बन गया 4। इसका मतलब यहां डिटर्मिनेंट तो 4 आ गया। अब निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है, मैट्रिक्स ए के ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये, इनको रिप्लेस कर देते हैं ऐसे, चेंज, 1 यहां आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, क्या कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी डायगोनल है। तो सेकेंडरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करने, और जो फर्स्ट डायगोनल है या प्रिंसिपल डायगोनल है उसको तो वैसे ही चेंज कर देना, उनकी तो जगह ही चेंज कर देनी है, और जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके सिर्फ साइन चेंज करने, जगह चेंज नहीं करनी। अब माइनस का 1 है तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1, और ये प्लस का 2 है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2। ये आपका तैयार हो गया ए इनवर्स। अब 4 पे डिवाइड करने की कतई जरूरत नहीं है, ये बाद में हम करेंगे। लो जी, ए इनवर्स यहां इंतजार कर रहा है किसका, अपनी वैल्यू का। चलें यहां पर पुट किए देते हैं, ए इनवर्स की जगह पे वैल्यू क्या आ गई, 1/4, उसके बाद क्या आता है 1 1 - 2 2, ठीक है, उसके बाद फिर बी है, ए इनवर्स की वैल्यू कंप्लीट हो गई है, उसके बाद बी। अब बी मैट्रिक्स किधर है, ढूंढे, ये पड़ा है, इसकी जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, 16 and 180 जी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/4 का एंड पे करना है, जो भी करना है, इसको पहले डिवाइड करने की जरूरत नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लो जी, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करने का मखसूस अंदाज है, आपने इसकी रो डिजाइन कर लेनी है। ये देखें, ये रो डिजाइन, इसको कॉलम डिजाइन कर लेना है 180। अब ये रो उठानी है यूं, ये देखिए, ये 1 इस तरफ है, ये 1 इस तरफ है, इसको वर्टिकल कॉलम बना लेना है ऐसे, 1 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, ये इसके ऊपर मारना है ऐसे। अब जो जो एलिमेंट जिस एलिमेंट के साथ टकराया है वो उससे क्या हो जाएगा, अरे टकराने से जरब लगती है, तो जरब से मुराद है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 की जरब किससे लगी, 16 से, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 बन जाएगा। अब ये 1 किसके साथ टकराया था, 180 से, 180 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ही आएगा, और ये बीच में जो ब्लैंक खाली जगह है इसको फिल करने के लिए प्लस का साइन लगाएंगे। लो जी, ये पहली रो इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड रो वेटिंग में, सेकंड रो भी उसी तरीके से, ये देखें, -2 इस तरफ है, ये 2 इस तरफ है। जब इसको आप वर्टिकली यूं कॉलम बना देंगे, अब ये -2 ऊपर चला गया ये वाला, और ये 2 नीचे आ गया। अब इसके ऊपर दे मारेंगे। अब बताएं 16 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -32। अब ये 2 जब 180 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा, 360। और बीच में जो खाली जगह बनी है इसको फिल करने के लिए क्या साइन लगाएंगे, प्लस का। समझ आई बात की। इसको उठा के कॉलम बना के इसके ऊपर मारा,
जो एलिमेंट जिस एलिमेंट के सामने टकराया है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। दो टकराव हुए हैं तो टकराव से मुराद है उनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, और बीच में साइन पॉजिटिव का लगाना है। इसी तरह सेकंड रॉ को कॉलम बना के इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो जो एलिमेंट देखिए, ये पहला इसके साथ टकराया, इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 180 से टकराएगा, वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बीच में साइन पॉजिटिव के आएंगे। लो जी आगे चलते हैं। इस रूल को इन्वर्जन रूल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं। अच्छा, अब 180 को 16 में प्लस करें, 196। अब 360 प्लस का है, 32 माइनस का है, 360 में से 32 को माइनस कर दें, 328। अब ये 4 को डिवाइड करना इजी हो गया। यहां पर कौन चल रहा है? एक्स वाई। अब मैं इक्वल डाल के 4 पे डिवाइड करता हूं, 196 डिवाइडेड बाई 4, 328 डिवाइडेड बाई 4। करें 4 पे डिवाइड, 49 इज इक्वल टू, ऊपर आ गया जी 49, 328 को 4 पे डिवाइड कर दें, 82। तो ये x के जो सामने वैल्यू ऊपर आ रही है वो 49 की है, 49 डिग्री डाल दें क्योंकि एंगल डिग्रियों में होते हैं, और y नीचे है, उसके कॉरेस्पॉन्ड जो वैल्यू आ रही है वो 82 डिग्री है। तो आप देखें x और y की वैल्यूज आ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये x 49 डिग्री का है, यस, ये x भी कितना है? 49 डिग्री का, क्योंकि 2x सेम है। और y कौन सा एंगल है? लो जी, ये y आपका 82 डिग्री है। मतलब ये दो एंगल एक्स एक्स के हैं, ये भी 49 का है, ये भी 49 का है, और ये 82 का है। अब आप वेरीफाई करें, चेक करना चाहें कि आया हमारा ये आंसर ठीक है कि गलत, आप इन तीनों को सम करें, 180 पूरा हो जाना चाहिए। करें जरा, 49 और 49 और फिर 82, तीनों को प्लस करें तो आप वेरीफाई कर लेंगे 180, ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब यही 3 एंगल हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं, और वो हमारी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हैं। एक रिक्वायरमेंट और थी, कहता था यहां पर इसने एक और कुछ कहा था, क्या कहा था वो भी वेरीफाई कर लें। इसने कहा था कि जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल कौन सा है जी? 82। लो जी 82, वो बराबर है 16 लेस करके किस में से? जो दो इक्वल एंगल निकले उनके सम में से। कौन कौन से हैं इक्वल एंगल? 49 प्लस 49, यानी दो इक्वल एंगल को सम करके उसमें से 16 को लेस करें तो कहता है थर्ड एंगल आ जाता है 82। अब देखते हैं आता है, ये देखिए 82, 49 और 49 कितना होता है? 98। 98 में से 16 को माइनस कर लें, कितना आ जाता है? वही 82 आ गया। मतलब सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन थी, या जो हमारे पास यहां शर्त दी हुई थी, उस शर्त के मुताबिक ये वाले x और y की वैल्यूज जो है वो पूरी हो रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चंस आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।